आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? जो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ प्लीज उसको देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। पेन कहाँ चला गया भाई? ये रहा। देखो, जब आपने एसेट ट्रांसफर किए, ठीक है, पहले एसेट्स की बात कर रहा हूँ, एसेट्स ट्रांसफर किए बैलेंस शीट में से तो वो इधर आ गया। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। सबको समझ आया ये वाली बात? जिन्होंने पहले हैंड रेज किए हुए थे प्लीज दोबारा करो। समीक्षा, शगुन और कौन था, अवनी। देखो बेटा, ये चीज समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? फिर जब आपने इसको बेचा तो ये क्रॉस करके किधर आएगा? इस साइड में, अपोजिट साइड में। तो नॉर्मली तो जब आप बाहर बेच रहे होगे तो बाय कैश या बाय बैंक आ रहा होगा, लेकिन अगर कोई पार्टनर ले गया तो क्या हो जाएगा? बस फर्क क्या आएगा? पार्टनर के नाम से आ जाएगा। देखो, समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर हो गया? चल सकता हूँ आगे? सेम चीज जब लाइबिलिटी साइड में करते हैं, लाइबिलिटीज इधर आ रही है, जब आप इनको पे करोगे तो इधर टू कैश या टू बैंक के नाम से आएगा। अब ये जो हमने केस किया था, इस केस में तो क्या हुआ था कि सारी की सारी लाइबिलिटीज फर्म नहीं पे करी, कोई पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। पर ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ, तो अगर वो लाइबिलिटी पे कर रहा होता तो यहाँ क्या आ जाता? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया? तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है लाइबिलिटी, तो जैसे आप टू कैश या बैंक करते हो उसकी जगह बस पार्टनर का नाम आ जाएगा। जैसे एसेट साइड का कर रहे थे ऐसे ही लाइबिलिटी साइड करेंगे। क्लियर है ये? अपनी प्लीज हैंड रेस कर अपना। यहाँ तक समझ में आया? और सब सर मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास है ना। आज का क्लास कैंसिल नहीं हो सकता क्या? आज एक दिन ये सर देख ले, मैथ्स ढंग से का समझ पेपर ले। है मंडे। सर मंडे मैथ्स का पेपर। तू ना यार, मतलब अकाउंट्स को क्या करूं मैं इसका? फिर ये गड़बड़ हो जाएगा ना, तेरे को समझ नहीं आया था इसीलिए तेरे से पूछ रहा हूँ। चल कोई बात नहीं। शगुन, बेटा क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? सर ये तो क्लियर हुआ है, लेकिन एक डाउट था सर। तो फिर पूछो, कोई बात नहीं। सर अगर कोई एसेट कम वैल्यू में बिक रहा है जो उसकी बुक वैल्यू है, तो क्या इफेक्ट जाएगा, या ज्यादा वैल्यू से बिक रहा है तो क्या इफेक्ट जाएगा? मैंने क्या बोला था एक लाइन हिंदी में? कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, हमें उस पर फोकस करना है। यानी अगर कोई एसेट ज्यादा में बिक रहा है तो जो ज्यादा में बिक रहा है, मान लो 1 लाख का एसेट था, 1,20,000 में बिक रहा है, कितने पैसे आ रहे हैं शगुन? 1,20,000। तो बस हम 1,20,000 से एंट्री करेंगे। तो जब आप यहाँ बाय बैंक में लिखोगे, अब यहाँ देख लो ना एग्जांपल, मैं जरा हाईलाइट हटाता हूँ, बड़ा सारा कुछ हाईलाइट हो गया है, मैं जरा इसको हटा देता हूँ पहले, एंड लेट्स डिस्कस देयर आफ्टर। ठीक है ना, मैं एक बार पहले इसको हटा दूँ। हाँ जी, देखो शगुन फोकस करना प्लीज। इन्वेस्टमेंट कितने की है बेटा? दिस इज द बुक वैल्यू, मैंने बैलेंस शीट से ट्रांसफर करी है सर ना। 10 लाख। तो ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख की है, हमने कितने में बेची? 15 लाख। आया बात समझ में? तो हमने जितने में बेची, हम तो उस वैल्यू को ले रहे हैं ना यार। सर क्रेडिटर्स के लिए लिखा हो कि फुल बाद में आता हूँ, सेटलमेंट पहले में पहले जो पेमेंट हो बता गई। रहा हूँ, नहीं पहले जो बता रहा हूँ पहले उस पर फोकस कर बेटा, ऐसे नहीं आगे नहीं भागो, पहले एक एक करके। क्या ये समझ आया? यस सर। तो हमें यहाँ ये नहीं करना कि 10 लाख की थी 5 लाख से बढ़ानी है, बढ़ाना कुछ नहीं है। जो 10 लाख की थी उसे तो खत्म किया, उसको खत्म कैसे किया? रियलाइजेशन में डाल के, और फिर चेक किया कि उसको बेच करके कितने पैसे आए। जितने पैसे आए, अब अगर ये 15 आए तो 15 लाख लिख रहा हूँ, अगर मान लो 2 लाख आते तो मैं यहाँ 2 लाख लिखता। इसीलिए वो लाइन लिखवाई थी, कितने पैसे आए कितने पैसे गए। सेम चीज अब आ जाते हैं क्रेडिटर पे, आ जाए क्रेडिटर पे। ये क्लियर हो गया है तो? हाँ जी। अब यस सर। क्रेडिटर आपके कितने थे? 2 लाख के। अब क्वेश्चन मेरे वाले केस में तो जो मैंने कराया था क्वेश्चन साइलेंट था कि 2 लाख के क्रेडिटर का क्या क्या किया, तो हमने माना जितने बुक वैल्यू थी उतने भी पे कर दिया होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि 2 लाख के क्रेडिटर हमने फुल एंड फाइनली सेटल कर दिए 1,80,000, तो क्या करते शगुन? सर 1,80,000 से ही क्रेडिटर्स लिखते थे। कहाँ पे लिखते? ये जो 2 लाख लिखा हुआ है मैंने हाईलाइट किया, उसे 1,80,000 कर देता। नहीं सर, ये जो डेबिट साइड में लिखा है वहां पे क्रेडिटर्स को करते टू बैंक अकाउंट के नीचे। हाँ, तो ये बोलो कि टू बैंक कितने से करते हैं, ये वाला है ना, ये वाला ये कह रहे हो आप? सॉरी, ये तो 10,000 दूसरा है। सॉरी, मैं इसको दोबारा करता हूँ, ये वाला, राइट?
दिस इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप ऐसे बोलो कि सर जो आप पेमेंट दिखा रहे हो, पेमेंट फिर आप जितनी आपको पैसे आपने पे करे उतने पे दिखाते, यानी 1,80,000। क्लियर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 लाख की जगह 2,20,000 दे रहा हूँ, ऐसा क्यों हो सकता है? हो सकता है कोई इंटरेस्ट बनता हो जो अभी तक हमने दिया नहीं था। क्लियर। तो क्वेश्चन अगर आपको बोले कि 2 लाख के क्रेडिटर थे, सेटल हुए कितने में? 2,20,000 में, तो क्या करोगे यहाँ पे? टू बैंक में कितना लिखोगे? 2,20,000। चल सकते हैं आगे? यहाँ तक किसी को कोई यस डाउट? सर मुझे एक डाउट है हाँ समीक्षा पूछो। सर, ये आपने 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, इसका एक एग्जांपल बता दीजिए। एग्जाम्पल, पार्टनर्स अग्री टू, सपोज ये था ना, ये वाला, ये ले एग्जाम्पल, यही से लेते हैं, दूर क्यों जा रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है बेटा, ये अगर राइटिंग समझ आ रही है तो। एक्स स्पाउस लोन, एक्स पाउस लोन। एक्स पाउस का मतलब क्या है? एक्स का पार्टनर, हाँ ठीक है, मतलब तो समझ गए, हम सब समझ गए, एक्स का पार्टनर, बिल्कुल ठीक है। तो हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, ठीक है। तो ऐसे केस में हो सकता है, क्योंकि एक्स एक्स का ही स्पाउस का लोन है, तो वो कहे कि भाई ये तो मेरे ही घर की बात है ना, तो एक काम करो ना यार, तुम इसको पे करोगे, इसकी जगह मैं टेक ओवर करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं इसको इंटरनली पे कर दूंगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो यानी एक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली टू डिस्चार्ज दिस लायबिलिटी। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आप यहाँ पे ये कर रहे थे ना, अलग से पे कर रहे थे बैंक में ही, वो नहीं होता, ये हट जाता है यहाँ से, और इसकी जगह फिर क्या आ जाता है यहाँ पे? किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? एक्स ने। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाता है। भाई अगर एक्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, वो पे करेगा, तो हमें एक्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ाना पड़ेगा ना, हम तो फिर एक्स को पे करेंगे, तभी तो वो पे करेगा आगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे यस 2x सर। कैपिटल आ जाएगा कितने से? 50,000 से। आ गई बात समझ? तो आपने सिंपल सिंपल रूल याद रखो, अगर आप किसी एसेट को बेच रहे हो तो बाय बैंक या बाय कैश होता है, और अगर पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। सिमिलरली लाइबिलिटीज में, अगर कोई लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो तो टू कैश या टू बैंक होता है, और अगर कोई पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पे करने की तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया? चल सकता हूँ आगे? यस ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ वापस। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ अभी तक क्या क्या स्टेप्स हो गए, जल्दी से बताना, समीक्षा बताएगी। समीक्षा जल्दी से बताओ क्या क्या स्टेप्स हो चुके हैं। सर, मेक फॉर्मेट और empty the balance sheet and transfer assets and liabilities except सर exceptions भी बताऊं? 8 एक्सेप्शन ऐसे बता दो अभी, ठीक है। एक्सेप्ट हाँ, अपने 8 एक्सेप्शन हो गए, उसके बाद अगला स्टेप बताओ। और सर उसके बाद उनकी जो वैल्यू है वो बाय बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट पे रियलाइज करनी है। तो यानी और आप ये फिर बोलो, नहीं तो ऐसे ऐसे क्यों ढंग से क्यों नहीं बताते? किसी को अगर टीचर पूछेगा स्कूल में तो ऐसे ही बताओगे उसको? एक ढंग से स्टेप बाय स्टेप बोलो ना। पहला हो गया ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा हो गया ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, तीसरा स्टेप होता है रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पे ऑल लायबिलिटीज। ऐसे बोलो ना यार, एक इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थोड़ी ना है। रियलाइज ऑल एसेट एंड पे ऑल लायबिलिटीज, जिसके लिए टू बैंक बाय बैंक, या अगर पार्टनर ले गया तो टू पार्टनर या बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर हुआ यहाँ तक? 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या है? बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अगर आ रहा है तो। यानी आप कह रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करें, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। हाँ हाँ जी, हाँ क्या सही बोला समीक्षा ने? रियलाइज, सॉरी, बैलेंस द रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ जी शगुन, क्या ठीक बोला है? यस सर। तनीषा, नो सर, क्या होना चाहिए? जो एसेट एंड लायबिलिटीज रियलाइज नहीं है उनको सबको करेंगे। उन्हें भी रियलाइज करेंगे? भाई ध्यान से समीक्षा, ये स्टेप सारे बच्चे खा जाते हैं और तू भी खा रही है। क्या स्टेप है? चेक चेक करो वेदर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन रियलाइज्ड और नॉट। सारे एसेट रियलाइज हो गए हैं क्या? सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो गई है क्या? चेक तो करो। अभी तो आपने क्या करा, जो उसमें दे रखे थे नीचे नोट्स में, आपने वो सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी जो जो बोला था कि ये एसेट इतने का बिका, ये लायबिलिटी इतने में पे ऑफ हो गई, वो आपने कर दिया। उसके बाद चेक कौन करेगा कि क्या इसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज कवर कर लिए क्वेश्चन में या नहीं करे? अगर किसी एसेट या लायबिलिटी के लिए साइलेंट है क्वेश्चन, नहीं बताया उसने कि एसेट कितने में बिका, तो क्या करेंगे शगुन? तो जो नहीं करे हैं सर, अगर एसेट्स नहीं करे हैं, कुछ आया नहीं, वो बेचा, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे एज इट इज वैल्यू के साथ।
नहीं तो उसको क्या बोलोगे, या हम उसको बुक वैल्यू पे कंसीडर कर लेंगे कि हमने बुक वैल्यू पे बेचा है, लेकिन ये गलत आंसर है। आपको ये बोलना चाहिए सर दो तरह के एसेट हैं, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। अगर टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हो तो बुक वैल्यू पे आ जाएगा। यानी आप वो जो बाय बैंक लिख रहे थे, आप देखो यहाँ मैंने ये क्या करा था ना, वाई स्पाउस लोन लिया था, क्वेश्चन में दिया नहीं था इसके बारे में, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैंने कराया उसके बारे में नहीं बोला कि वाई Yes, के sir. स्पाउस को हमने लोन रीपे कर दिया है, Yes, sir. ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि अगर क्वेश्चन में दे रहा कुछ कुछ अगर एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रखा क्वेश्चन में कि ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, कितने में एसेट बिका या कितने में हमने लायबिलिटी सेटल करी, क्वेश्चन साइलेंट था, तो क्या करें ऐसे में। तो ऐसे केस में एसेट्स के लिए अगर बात करोगे तो बोलोगे सर दो तरीके हैं, अगर या ऐसे भी बोल सकते हो, ओवरऑल ऐसे भी याद कर सकते हो कि सर जो भी एसेट या लायबिलिटी हम उसे बुक वैल्यू पे सेटल करेंगे एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट को निल मान के चले। समझ आ गई मेरी बात। दोनों का कंबाइन करके भी याद कर सकते हो इस तरह से कि एसेट और लायबिलिटी दोनों को ही निल वैल्यू पे सेटल करेंगे, सॉरी बुक वैल्यू पे सेटल करेंगे, एक्सेप्ट अगर इंटेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं तो वो आपका निल वैल्यू पे माना जाएगा कि उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं। समझ आ गया। तो समीक्षा याद रखेंगे अगली बार जब मैं पूछूंगा स्टेप क्या है, पहला ड्रॉ फॉर्मेट, दूसरा ट्रांसफर ऑल एसेट लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट, 8 एक्सेप्शन हो गए, तीसरा रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पे ऑल लायबिलिटीज, चौथा चेक चेक चेक, क्या चेक करना है, check whether all the assets and liabilities have been paid or not, and if question was silent about any asset or liability then assume that it is sold या paid off at book value except intangible at nil। क्लियर हो गया, चल सकते हैं आगे। अब क्या हुआ, अब हमने जो एडजस्टमेंट्स थी सारी करी, अब आओगे उस चीज पे क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर दी प्रॉफिट या लॉस टू, बोलो समीक्षा। कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। फिर उसके बाद क्लोज द कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू बैंक। हाँ कैश या बैंक जो भी आप बनाओ, ठीक है। तो वहाँ प्लीज बैलेंस सीडी मत लिख देना आप, ठीक है। और उसके अलावा फिर अगर कोई पार्टनर लोन अकाउंट है, क्लोज द पार्टनर लोन अकाउंट एंड ट्रांसफर द अमाउंट टू कैश या बैंक। फिर उसके बाद आखिरी स्टेप क्लोज कैश या बैंक, बोथ द साइड शुड टेल। क्लियर हो गया। देखो मैंने जानबूझ करके पूरा फोकस आज किस पे रखा था, स्टेप्स के ऊपर, क्योंकि अगर स्टेप क्लियर होंगे ना, एक ओवरऑल एक ओवरव्यू मिल जाएगा ना, तो फिर आप जो गैप्स है वो हम फिल कर पाएंगे। पहले एक ओवरव्यू क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चल सकता हूँ आगे। अब समीक्षा मुझे एक क्वेश्चन बता दे जिसमें तू अटक रही है, लेट अस ट्राई एंड डू दैट क्वेश्चन क्विकली। तूने करा हुआ है कुछ तो सर मेरे को हो गया सर, तू कह रही थी ना, आपने वो तूने तो बोला कि नहीं हो रहे थे। बताया ना अभी, इसके बाद मैंने ट्राई किया, हो गया। अच्छा तूने अभी बात करते करते ट्राई कर लिया। यस सर। कहाँ गड़बड़ हो रही थी अब ये भी बता दे ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आ जाए। सर वो आपने बाय एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा था ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा समझ नहीं डाउट आया था, था। ये मैंने बैंक में लिख दिया था। शगुन तूने कौन सा क्वेश्चन ट्राई किया जो नहीं हो रहा था। सर 24 में है वो मेरे को फोटो भेज, problem। फोटो भेज, फोटो भेज, कितना क्या किया है मेरे को वो भेज, ठीक है। पीडीएफ बना के भेज देगी तो बेटर रहेगा। प्रत्युष क्या डाउट है बेटा, तब तक मैं बाकी लोगों के क्वेश्चंस के डाउट ले लेता हूँ। सर क्वेश्चन 24 में ही डाउट था मैं निकाल मेरा। रहा हूँ, क्वेश्चन ही निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ पेज नंबर बताओगे बेटा। 8.54। 8.54 बताओ बेटा क्या डाउट है। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है that there was a typewriter not recorded in the books worth of 6,000 which were taken over by one of the creditors at this value। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है, पहले मतलब तो क्लियर होना चाहिए कि भाई एक नया टाइपराइटर मिला, नया मतलब कि हमें नया तो नहीं होगा, एक टाइपराइटर मिला जो हमारी बुक्स में नहीं आ रहा था, ठीक है। यानी कि हमारे पास था एक एसेट लेकिन बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिला 6,000 का। अगर यहीं तक होता तो क्या करते बेटा। तो फिर हम इसे रियलाइज करते। यानी क्या करते, ट्रीटमेंट बताओ। हम क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट करके टाइप अनरिकॉर्डेड एसेट को रियलाइज करते। वेरी गुड। यानी आप कह रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में जो आप बाय बैंक या बाय कैश कर रहे थे उसके नीचे हम लिखते टाइपराइटर 6,000 कि हमें इतने पैसे टाइपराइटर के मिल गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ये तब होता जब हमने ये टाइपराइटर बेचा होता, है ना। लेकिन यहाँ तो बेचा नहीं, क्या करा, आगे बढ़ो, क्या लिखा है, विच वॉज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर्स एट दिस वैल्यू, इसी वैल्यू पे क्रेडिटर लेके चले गए। तो यानी हमें क्या हमने क्या बोला था, कितने पैसे आए कितने पैसे गए, यहाँ कितने पैसे आए कितने पैसे गए इस टाइपराइटर के, कुछ पैसे आए क्या, 6,000. नहीं आए बेटा, क्रेडिटर लेके चले गए इसके बदले। क्रेडिटर कौन थे, जिनको हमें पैसे पे करने थे। तो सपोज कर, मान ले परीक्षा है वो क्रेडिटर, ठीक है ना, ठीक है, आप फर्म हो, आप फर्म मान के चलो, यानी फर्म के पार्टनर हो, ये मान के चलो, ठीक है। तो आपने 6,000 रुपए क्रेडिटर अपनी परीक्षा को देने थे, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। परीक्षा ने कहा ये टाइपराइटर अच्छा लग रहा है, मुझे टाइपराइटर दे दो। हमने कहा ठीक है, तू टाइपराइटर ले जा, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट खत्म, अब हमें कोई पैसे पे नहीं करने। तो क्या, मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब, कितने पैसे आए कितने पैसे गए, टाइपराइटर आपके पास से क्या कुछ पैसे आए क्या, नहीं आए। परीक्षा को कुछ पैसे पे किए क्या, कितने पैसे पे किए, अनम्यूट करो बेटा। 6,000. नहीं किए बेटा, टाइपराइटर पे किया, टाइपराइटर ले गई वो, पैसे थोड़ी ना पे किए, समझ आया, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ हो क्या रहा है, ध्यान से समझो, यहाँ एक एसेट और एक लाइबिलिटी आपस में नॉक ऑफ हो रहे हैं, एक एसेट और एक लाइबिलिटी आपस में नॉक ऑफ हो रहे हैं, ना कोई पैसे आए ना कोई पैसे गए। ये सबको समझ आ रहा है, डिफरेंट चीज है, ध्यान से सुनो, और इसके लिए नोट भी लिखवाऊंगा अभी। पर यहाँ फोकस क्या था, मैंने इसीलिए वाली बात बोली थी, कितने पैसे आए कितने पैसे गए, इस पे फोकस करो। जब एक क्रेडिटर या एक लाइबिलिटी किसी एसेट के साथ नॉक ऑफ हो रहा है और कोई पैसे नहीं आ रहे कोई पैसे नहीं गए, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इसका कोई इफेक्ट हम अपनी बुक्स में नहीं लेते, समझ आया, ठीक है। कोई इफेक्ट क्यों नहीं ले रहा हूँ कि एक तरफ से, क्योंकि भाई अल्टीमेटली सारे एसेट लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर चुका हूँ रियलाइजेशन में। अब अगर कुछ पे करूंगा तब लूंगा, या कुछ पैसे आएंगे तब लूंगा, ठीक है, वो दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। तो प्लीज इस चीज को लिख लो, इफ अ लाइबिलिटी इज गेटिंग सेटल्ड अगेंस्ट एन एसेट, लिखो। अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रत्युष आपने ये, क्योंकि ये चीज मैंने स्पेसिफिकली अभी तक डिस्कस नहीं करी, एंड यही मजा आता है, मेरे को यही अच्छा लगता है जब आप खुद ढूंढ के लाते हो ना ऐसी चीजें, जब आप क्वेश्चन करते हो तो पता चलता है ये। एंड दैट इज द ओनली रीजन, जब मैं कहता हूँ ना कि एटलीस्ट मुझे बताओ कि अगर दिक्कत आ रही है, मैं आपको बोलूंगा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कुछ तो करो, ताकि पता चले कि कहाँ टकरे हो, ठीक है। लिखो, क्या बोला अभी तक मैंने, रिपीट कर सकता है कोई, इफ एन एसेट, क्या लिखा है, बोलो जरा एक जना, एनीवन, अरे कुछ तो बोला था, कुछ नहीं लिखा क्या, मैं दोबारा बोल देता हूँ। if a liability is getting settled against an asset, लिखो, if a liability is getting settled against an asset, if a liability is getting settled against an asset, इसके नीचे फर्दर सब पॉइंट बोल रहा हूँ, इसके नीचे फर्दर सब पॉइंट, इसी पॉइंट में फर्दर सब पॉइंट, ठीक है, अगले उसमें बुलेट लगा के या कुछ भी 1 2 3 करके लिख लो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्या लिखा था, इफ लाइबिलिटी इज गेटिंग सेटल्ड अगेंस्ट एन एसेट, अब पहला इसमें फर्स्ट पार्ट, फुल सेटलमेंट, ऐसे लिखो, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट समझ में आया, ना कोई पैसे आए ना कोई पैसे गए, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, नो मनी इज कमिंग नो मनी इज गोइंग आउट, फुल सेटलमेंट, यानी जो एसेट ले गया उसका खत्म, कोई पैसे नहीं आ रहे कोई पैसे नहीं जा रहे। आगे लिखो डैश डाल के, नो एंट्री इन दी बुक्स, ठीक है, फुल सेटलमेंट में क्या हो रहा है, नो एंट्री इन दी बुक्स, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी का सेकंड बुलेट पॉइंट बता रहा हूं, सेकंड बुलेट पॉइंट, if creditors are to pay some amount, if creditors are to pay some amount against the asset, पहले लिखो फिर समझाता हूँ इसका मतलब क्या, if creditors are to pay some amount against the asset, कोई बता सकता है इसका मतलब, प्रत्युष समझ में आया इसको, इस पॉइंट का मतलब, if creditors are to pay some amount against the asset, नहीं, मुझे समझ नहीं आया. मैं समझाता हूँ। परीक्षा को 5,000 रुपए देने थे हमने, परीक्षा क्रेडिटर थी 5,000 की, वो 6,000 का एसेट लेके चली गई, 6,000 का टाइपराइटर। तो एक तो होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, अच्छा तू ले गई ले जा, ये तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया, ना कोई पैसे आए ना कोई पैसे गए। दूसरा केस, हमें परीक्षा से क्या कहा, 6,000 का है ये, तेरे को अच्छा लग रहा है ना बहुत, ले जा, लेकिन 1,000 वापस दे के जा, क्योंकि हमने तो 5,000 दे रहे थे ना तेरे को, तो तू टाइपराइटर ले जा लेकिन 1,000 दे के जा। तो अब क्या हो रहा है, कितने पैसे आए कितने पैसे गए बता सकते हो प्रत्युष,
1000 आया. 1000 आया, तो मैंने क्या लिखा था, लाइन पढ़ना दोबारा से. इफ दी सेकेंड बुलेट पॉइंट, Creditors are to pay some amount हाँ क्रेडिटर्स, मैं against an एग्जांपल asset. क्रेडिटर का लेके चल रहा हूँ, एनी कोई और लाइबिलिटी भी हो सकती है, लोन वोन भी हो सकता है, ठीक है. तो इफ द क्रेडिटर्स आर टू पे सम अमाउंट, जैसे अब इस केस में परीक्षा 1000 रुपए पे कर रही है, ठीक है. तो अब ये कहाँ जाएगा, ये हमारा आएगा रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे, बाय कैश में पैसे आ रहे हैं ना, ठीक है ना. आप ये मान के चलो कि एसेट बेचा, उसके पैसे आए, तो लिखो वहां पे डैश डाल के, कहाँ आएगा ये, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड ब्रैकेट में बाय कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है. और कितना अमाउंट आएगा, सिर्फ डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस आएगा, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है एक्स्ट्रा लिख लो, एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो आएगा. स्निग्धा समझ आ रहा है बेटा, ठीक है. रियलाइजेशन क्रेडिट साइड बाय कैश ऑब्लिक बैंक, एक्स्ट्रा अमाउंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आएगा, ठीक है. उल्टा भी तो हो सकता है भाई, उल्टा क्या हो सकता है, परीक्षा को हमने पे करने थे 10,000 रुपए, परीक्षा ने कहा अरे यार तुम मुझे पैसे क्या दोगे, ये टाइपराइटर अच्छा लग रहा है, ये ले जाते हैं. कितने का दोगे ये टाइपराइटर, कितने का लगाओगे, तो हमने कहा 6,000 रुपए का है. उन्होंने कहा ठीक है ये टाइपराइटर ले जाती हूँ, बाकी पे कर दो. तो बाकी हम कितना पे करेंगे परीक्षा, जितनी भी मेरी लेफ्ट ओवर, तो कितना अगर लेफ्ट ओवर है 10,000 थी तो 4,000. 4,000, तो हमें 4,000 पे करना पड़ेगा. तो अगेन फोकस किस पे रहेगा, कितने पैसे आए कितने पैसे गए. 10,000 पे करने थे परीक्षा को, मैं एग्जाम्पल चेंज कर दिया शगुन, इतना घबरा मत. मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था कि परीक्षा को हमने 10,000 पे करने, और परीक्षा 6,000 रुपए का टाइपराइटर ले गई, तो हमें अब बैलेंस कितना पे करना है परीक्षा को, 4,000, ठीक है. तो अब लिखो दूसरा केस, थर्ड केस, थर्ड बुलेट पॉइंट लिखो, 2 बुलेट पॉइंट डाले ना, थर्ड लिखो. if we are to pay some balance amount to creditor, if we are to pay यानी firm, we मतलब firm, if firm is to pay some balance amount to the creditor, firm लिखना, if firm is to pay some balance amount to the creditor, ठीक है. डैश डाल के लिखो, कहाँ आएगा अब ये स्निग्धा, कहाँ पे आएगा बेटा, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. हाँ किस नाम से, टू कैश या बैंक के नाम से. क्लियर हो गया सबको, टू कैश या बैंक के नाम से लिखो, डैश डाल के रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड टू कैश ऑब्लिक बैंक, और फिर ब्रैकेट में वही लिखना एक्स्ट्रा अमाउंट, जो भी एक्स्ट्रा है. यानी 3 सिनेरियो हो गए. अगर कभी भी कोई लायबिलिटी किसी एसेट के साथ नॉक ऑफ हो रही है तो 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो सकता है, या एसेट की वैल्यू ज्यादा थी तो जो ज्यादा, जितना वैल्यू ज्यादा थी उतना हमें मिलेगा, या तीसरा क्या हो सकता है कि लायबिलिटी ज्यादा थी तो और हम बैलेंस लायबिलिटी पे ऑफ कर. क्लियर हो गया, ठीक है. ये जो मैंने एसेट की वैल्यू ज्यादा थी बोला, इसमें ऐसा भी दोनों केसेस हो सकते हैं ना. ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो परीक्षा को हमने कितने पे करने थे, 10,000, परीक्षा टाइपराइटर ले गई 6,000 का, लेकिन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, अगर लिखा है आगे इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो फिर हम परीक्षा को कुछ नहीं देंगे, हो गया ना, टाइपराइटर लेके गई, टाटा बाय बाय. तो यानी इसका मतलब ना कोई पैसे आए ना कोई पैसे गए. समझ आ गई मेरी बात. तो ऐसा आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या सेटलमेंट या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड यूज है. ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या क्वेश्चन में सेटलमेंट या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड यूज है, अगर है तब तो कोई पैसे नहीं आए और कोई पैसे नहीं आए. लेकिन अगर ये वर्ड यूज नहीं है, सिर्फ ये लिखा कि 10,000 का क्रेडिटर था जो 6,000 के टाइपराइटर को ले गया, तो फिर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि हमने 4,000 और पे करे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सेटलमेंट नहीं लिखा. आ रही है मेरी बात समझ में प्रत्युष, अभी क्लियर हो गया पॉइंट. Yes, sir. और कोई डाउट प्रत्युष, No, sir. परीक्षा बताओ क्या डाउट है बेटा. सर क्वेश्चंस में भी डाउट है और एक कॉन्सेप्ट में डाउट है. पहले कॉन्सेप्ट वाला पूछ लो. जब लोन अकाउंट एसेट्स में आता है उसका ट्रीटमेंट एक बार बता दीजिए. पहले तो पूरा बोला करो, जब पार्टनर का लोन अकाउंट, क्योंकि लोन जनरलाइज कर दोगे तो सीधा मैं रियलाइजेशन में ले जाऊंगा, काम खत्म. जब पार्टनर का लोन एसेट साइड पे आता है तो हम उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं, ठीक है. क्योंकि हम कहते हैं भाई मान लो आप ही पार्टनर हो, परीक्षा आप ही ले लो अपना एग्जांपल, आप पार्टनर का लोन, आपका लोन अकाउंट एसेट साइड पे, इसका मतलब क्या है, यानी हमने आपको कोई पैसे दे रखे हैं, मान लेते हैं 50,000 रुपए दे रखे हैं आप, ठीक है. हमें वो आपसे वापस लेने पड़ेंगे, तो हम क्या कहेंगे, लाओ भाई 50,000 दो. फिर तुम दूसरी तरफ से क्या कहोगे, अरे तुम मुझसे 50,000 लेने की बात कर रहे हो, तुमने मुझे भी तो देने एज अ कैपिटल,
मतलब एक हाथ से ले रहा हूँ, दूसरे हाथ से पैसे दे रहा हूँ, तो उसकी जगह क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, उसी 50,000 को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, नेट बैलेंस आ जाएगा भाई कितना पे करना है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए हम उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सेम चीज हो सकती थी लाइबिलिटी साइड पे भी, हो सकती थी क्या, कि हमने आपको एज अ कैपिटल 10 लाख रुपए देने हैं और एज अ लोन हमने आपसे मान के चलो 1 लाख रुपया और लोन ले रखा है, तो टोटल 11 देने हैं। तो दो अलग अलग नाम से देने की जगह मैं उसको भी कैपिटल में ट्रांसफर करके सीधा 11 कर सकता था, लेकिन नहीं कर सकता, बिकॉज एज पर लॉ आई हैव टू ट्रीट बोथ ऑफ देम सेपरेटली। दैट इज द रीजन कि मैं इनको अलग अलग लेके चलता हूँ, और इसलिए मैं उसका सेपरेट अकाउंट बनाता हूँ, मैं उसे कैपिटल में नहीं डाल सकता। अदरवाइज वहां भी अगर सेम लॉजिक लगाते तो मैं कर सकता था कि भाई मैं दो अलग अलग नाम से देने की जगह सीधा 11 लाख रुपए तो खत्म करूँ, लेकिन नहीं कर सकता, वहां हमारे को लॉ के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन आता है। ठीक है, और बताओ तो लोन ये वाला डेबिट में जाएगा ना, तो कौन से पार्टनर्स वाला? लोन अकाउंट होगा एंड एसेट एसेट। एसेट लोन वाला क्रॉस करके डेबिट साइड पे जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी ठीक है। पार्टनर के अकाउंट के आगे आएगा, उसी पार्टनर अकाउंट के आगे लिखोगे जिस पार्टनर का लोन है। डिवाइड मत कर देना तीनों में, ये कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं है जो बटेगा। और कोई डाउट परीक्षा? हाँ सर, और ये जो बोलो। जैसे नोट्स इसमें होते हैं, इसमें भी सारे डबल इफेक्ट्स जाते हैं या बिल्कुल, जरूरी नहीं है? जितने भी नोट्स हैं सबके डबल इफेक्ट जाएंगे। जितनी आइटम आप बैलेंस शीट से ट्रांसफर करोगे सिंगल इफेक्ट, जितनी आइटम नोट्स में से ट्रांसफर करोगे डबल इफेक्ट। बस तो फर्क ये था, जैसे 30। एक सेकंड रुको, बस फर्क ये था कि जो दूसरा इफेक्ट है वो मैं तब कर रहा था जब मैं आउटर कॉलम में वैल्यू लिख रहा था, टू कैश या बाय कैश वाला जो भी हम लिख रहे थे ना रियलाइजेशन अकाउंट में, जब मैं आउटर कॉलम में लिखता हूँ तब मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ, क्योंकि टोटल ही करूंगा ना डबल इफेक्ट में, नहीं तो एक एक एंट्री लिखने बैठ जाऊंगा तो बहुत लंबी, बैंक और कैश बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ और पूछो। जैसे ये 25th क्वेश्चन, हाँ, उसका सी पार्ट, उसके डबल इफेक्ट्स क्या क्या जाएंगे? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू 1600, ये देख दो इफेक्ट मैंने यहाँ लिखे थे, ये तो मैंने भी लिया था केस, ये रहे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये देख। अब आप बताओ क्या दो इफेक्ट गए थे, मैंने यहाँ आपको हाईलाइट कर दिया। पोस्टिंग करो पता है, क्वेश्चन, मुझे ये नहीं पता डबल का आ जाएंगे। तू कोशिश करना, ट्राई तो कर बेटा, अगर तू ध्यान से देखेगी समझ आ जाएगा। ये समझ आ रहा है, मैंने अच्छा, हाईलाइट उसके किया सब ब्लू पार्ट्स कलर। करके है क्या? जैसे रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस टू बैंक, और फिर रिवैल्यूएशन कहाँ से आया, रियलाइजेशन बात चल रही है, रिवैल्यूएशन नहीं लाओ बीच में। हाँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक, और फिर बैंक या रियलाइजेशन टू फिर बैंक, कौन से अकाउंट में बेटा ये एंट्री? रियलाइजेशन तो एंट्री क्या बनी जरा सोच के बताना। रियलाइजेशन बता बता। मेन तो वैसे है ना, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंस एक नया अकाउंट नहीं खोल रहा मैं, समझो इस बात को। ये बात मैंने जैसे बैड डेट के लिए भी बताई थी, पहले बैड डेट का अकाउंट खोलूंगा फिर बैड डेट को वापस ट्रांसफर करूंगा तो फायदा नहीं ना, तो इसलिए डायरेक्ट एंट्री करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन टू बैंक। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो दो इफेक्ट कौन से दो अकाउंट में गए, मैंने क्या कहा था, तो खुद समझ सकती है अगर रियलाइजेशन तो ड्रॉ ट्राई अकाउंट करेगी। एक रियलाइजेशन बैंक। अकाउंट में वो ये दिख रहा है, देख एक रियलाइजेशन अकाउंट में दिख रहा है टू बैंक के नाम से, ये सब पार्ट में मैंने इसको दिखा दिया नीचे। ठीक है, तो एक तो ये दिख रहा है रियलाइजेशन में टू बैंक के नाम से, दूसरा कहाँ आएगा? बैंक के सब टोटल में वो हाँ, अब बैंक में तो मैं ये वाला टोटल लेके जाऊंगा ना तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आ गई बात समझ में? पर हम लिखते मतलब एक बार है इसलिए। तभी तो समझा रहा हूँ, ये दूसरा इफेक्ट कब जाता है, दूसरा इफेक्ट जाता है कब जाता है, जब मैं ये टोटल बाहर लिखता हूँ 31,50,000 जब टोटल लिखूंगा तब मैं लेके जाऊंगा ना, ये दूसरा इफेक्ट एक 31,20,000 50,000 ये आ गया। पर वो तब लेके जाता हूँ, अलग अलग लेके नहीं जा रहा ना, अलग तू ले जाना चाहती है ले जा, लिख यहाँ पे भी लिख बाय रियलाइजेशन, फिर सारी वही आइटम लिख दोबारा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, हाँ क्या क्या था देख, क्रेडिटर बैंक लोन सारी चीज दोबारा लिख, फायदा क्या है, तो इसीलिए हम सीधा टोटल लेके जाते हैं। क्लियर हो गया? हाँ, और यही सेम लॉजिक डी पार्ट पे भी अप्लाई होता है ना? किस पे? इसी के डी पार्ट, जैसे D? ये क्रेडिटर्स 237 फुल सेटल, कौन सा सेम बोल रही चीज है? इसी में जाएगी। डी पार्ट कह रही है, डी? हाँ हाँ,
तो डी पार्ट का क्या होगा बताओ? उसमें भी ऐसे ही होगा ना कि पहले बताओ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट गया, हाँ, तो पहला रियलाइजेशन में आ गया, रियलाइजेशन में रियलाइजेशन में आ गया टू बैंक में, जैसे ये क्रेडिटर लिखे थे 2 लाख, यहाँ 2 लाख लिखे थे, वहां 37 है, बस ये तो फर्क है। तो क्रेडिटर्स लिख दोगे 37 और जो टोटल होगा वो टोटल ऑटोमेटिकली वहां चला जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, 26 की सेकंड लास्ट मतलब सेकंड लाइन लास्ट पार्ट, बोलो पढ़ो। there was an outstanding bill of electricity of ₹800 which was paid. यानी एक आउटस्टैंडिंग बिल था, क्या वो आपकी बैलेंस शीट में आ रहा है लाइबिलिटीज में? नहीं, आना चाहिए ना, आना चाहिए था। यानी ये एक ऐसी वो लाइबिलिटी रिकॉर्ड है नहीं किया था। जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, आपने पे कर दी, तो क्या करोगे? बैंक तो कम होगा क्योंकि रियलाइजेशन टू बैंक हाँ, ये करा तो था, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो था। देख, ये जो हमने क्रेडिटर न्यू लिखे थे, ये न्यू का मतलब क्या था कि हमारे बुक्स में तो नहीं आ रहे थे, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी ना। ऐसे ही कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आएगी तो आप उसको सिर्फ, हाँ ये याद रखना, सिर्फ पेमेंट की एंट्री आएगी, रिकॉर्ड मत करने बैठ जाना। अरे पहले हम लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स में, हम तो सारे एसेट और लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हो। तो इसीलिए जो पहला स्टेप हम करते थे, ट्रांसफर ऑल एसेट लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें हम खत्म कर देते थे। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा सिर्फ इनका, कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है या कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है, सिर्फ ये देखो कितने पैसे आए कितने पैसे गए। हो गया क्लियर? हाँ जी वृंदा बताओ। यस सर, थैंक यस सर। सर एक कंसेप्ट में डाउट है और एक 24 पहले कॉन्सेप्ट पूछ लो। यस सर। सर एक तो जब हम बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखते हैं तो हम उसको टू बैंक में वापस क्यों डालते हैं? टू बैंक का मतलब क्या होता है? हमने पे किया, पे किसको करना, पे करेगी सोच? तो ये तो प्रोविजन है ना एग्जैक्टली कि इतने ये तो प्रोविजन बैड है, डेट्स होंगे। ये तो प्रोविजन है, और इसको ट्रांसफर इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी रिजर्व या प्रोविजन जो एसेट के अगेंस्ट बना होता है, क्योंकि एसेट आपका रियलाइजेशन में गया। सारे लोग ध्यान से सुनना इस बात को, जितने भी रिजर्व्स या प्रोविजन किसी एसेट के अगेंस्ट हैं, किसी एसेट के अगेंस्ट है, तो वो जो भी एसेट आपका ट्रांसफर हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उससे अगेंस्ट जो भी रिजर्व या प्रोविजन है वो भी सारे आपके रियलाइजेशन में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ताकि जब आप रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालो तो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाए। क्लियर हो गया? तो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाते हैं। लेकिन इनकी कोई पेमेंट थोड़ी ना होती है। क्या किसी रिजर्व या किसी प्रोविजन की पेमेंट होती है? नहीं। तो ये रिजर्व और प्रोविजंस जो हमने बनाए हैं, देखो जैसे ये 1 2, यहाँ इस केस में 2 थे सर, ये भी तो रिजर्व है, इसको भी ले सकता हूँ मैं, बिल्कुल ले सकता हूँ। लेकिन ये रिजर्व सिर्फ उतने एक्सटेंट तक मैंने ट्रांसफर किया था जितनी लाइबिलिटी है, तो इसकी लाइबिलिटी तो है ना, इसे तो पे करना है, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है। बाकी रिजर्व और प्रोविजन के अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं, तो इसीलिए कोई पेमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग कोई पेमेंट नहीं होता, बस उसको खत्म किया और काम खत्म। तो लाइबिलिटीज में अच्छा सवाल पूछा है वृंदा, ये बात समझ में आनी चाहिए सबको भाई। अगर किसी को नहीं समझ आई है तो फिर से पूछ लो। जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, आपने जब ट्रांसफर तो कर दी, उसके बाद जब आपको चेक करना होता है ना, स्टेप नंबर 4 जो मैंने बोला था, क्या? चेक वेदर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन पेड और नॉट। तो जो रिजर्व्स और प्रोविजंस हैं उनकी पेमेंट नहीं होगी, WCL की पेमेंट हो रही है, WCR की पेमेंट नहीं हो रही है, अगर आप ध्यान से समझो। ठीक है, क्लियर हो गया? और पूछो वृंदा, बताओ क्या डाउट था? सर 24th क्वेश्चन में मेरा आंसर नहीं आ रहा था, वो मैच अभी नहीं देख हो लेते रहा हैं, था। वो चेक कर लेते हैं। कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो बताओ। हाँ, the remaining debtors realized 50% at their book value. रिमेनिंग इसको करके दिखा देता हूँ मैं। और बताओ, 24 ही है ना ये? हाँ, करके दिखाता हूँ। बस। समीक्षा आप पूछो पहले डाउट। यानी शगुन कहाँ चली गई यार? अच्छा, इसकी क्लास होगी, इसकी भी क्लास होने लग गई है। हाँ Yes. समीक्षा। सर अगर लाइबिलिटी साइड पे ओनली गिवन है लोन अकाउंट, कुछ नहीं गिवन पार्टनर का है या किसका है, हाँ तो तो क्या लोन है तो assume लोन है, करते हैं? लोन लिखा है ना तो भाई। पार्टनर का होता तो पार्टनर का लिखा होता ना, ओके सर। अदरवाइज लोन ही तो लिखा आता है हमेशा। ये तो हम जबरदस्ती कंफ्यूज हो गए भाई। अगर नॉर्मली हम किसी से लोन लेते हैं तो लोन ही लिखा आता है, अगर पार्टनर का होगा तो स्पेसिफिकली लिखा होगा ना कि एक्स का लोन है कि वाई का लोन है। ठीक है, तो यहाँ तो नॉर्मल वही रहेगा भाई, थर्ड पार्टी लोन है, तो इसको रियलाइजेशन में लेके जाओ। गाइस और किसी को कोई डाउट है क्या?
है क्या? चलूं आगे? तो एक काम करते हैं, मैं जल्दी से, वृंदा ने क्वेश्चन करा हुआ है, मैं बस जल्दी से आपको वहां पे टिक करा रहा हूँ, चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट? यस सर। चलो 24 क्वेश्चन में यहाँ आपने करा हुआ है ना, तो इसको जल्दी जल्दी टिक करते हैं। जिन्होंने 24 क्वेश्चन किया हुआ है प्लीज खोल लो, ठीक है, जल्दी से प्लीज खोल लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है शिल्पा, मीना, नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1 और उनका बैलेंस शीट दे रखा है। फिर आगे क्या दिया है, द स्टॉक ऑफ द वैल्यू 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा। शिल्पा एक पार्टनर है, वो लेके चली गई कितने में, 35,000। तो हमें तो किस पे ध्यान देना है, जितने में लेके गई है, ठीक है, क्लियर। एंड शी अग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन, उसने लाइबिलिटी की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं लेके जाऊंगी। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट सो एंड सो, डेटर अमाउंटेड टू 10,000, रियलाइज्ड 8,000। एक काम करते हैं, ये बाद वाला सारा काम तो बाद का है ना, बाद में पढ़ते हैं, छोड़ो। पहले क्या करते हैं, हमारा पहला काम क्या है, ड्रॉ फॉर्मेट, वो ऑलरेडी वृंदा ने करा हुआ है। सेकंड स्टेप क्या था, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सेप्ट, वो वाला स्टेप कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या वृंदा ने ठीक किया है। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा भाई, कैपिटल में। तो देखिए जरा, शिल्पा मीना, शिल्पा और मीना का, अच्छा बेटा ये नंदा भी है क्या इसमें? ओके, नंदा भी है, चलो ये लो, शिल्पा और मीना का ये कैपिटल आ गया, ठीक है। मैं लाइब्रेरी साइड से चल रहा हूँ, इसलिए मैं अभी नंदा को हाईलाइट नहीं कर रहा। मीना का उसके बाद है बैंक लोन, बैंक लोन कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक लोन आ गया। तेरे क्रेडिटर पहले कैसे आ गए बेटा, बैंक लोन आना चाहिए, लाइन वाइज नहीं चलती तू, बोलना, जवाब दे, क्या करा, सर ऊपर नीचे कर दिया मैंने। कैसे, यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसे क्यों हुआ, लाइन वाइज क्यों नहीं चलती बेटा, ऐसे मन थोड़ा ना ऊपर नीचे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे चलो, एक आइटम एक एक ऊपर से एक एक आइटम उठाओ डालते जाओ, ठीक है। तो अगला क्या आएगा, बैंक लोन आ गया 20,000, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर 37,000 लो, ये भी यहीं आ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी यहीं आएगा। उसके बाद जनरल रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रेशियो थी 3:1। तो 3:1 में जरा एक बार चेक कर लो किसने किया हुआ ये क्वेश्चन, बाय द वे सब लोग प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे भाई, प्लीज कैमरा ऑन करो यार, ये दिस इज नॉट फेयर, एक एक करके सारे बंद होने शुरू हो जाते हैं, जल्दी से ऑन करो बेटा। हाँ बताओ जरा मुझे, प्रत्युष बेटा आपने किया हुआ ना ये, प्लीज चेक करना कि जो जो मैं करता जा रहा हूँ ठीक किया कि नहीं, अमाउंट चेक कर लेना खास करके। तो जनरल रिजर्व आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो लाइबिलिटी साइड सारी खत्म, एसेट पे आ गया, लैंड ये आ गई। अच्छा एक चीज देखो, इससे पहले लाइबिलिटी साइड आप कहीं भी जा रही हो, चाहे रियलाइजेशन में, चाहे कैपिटल अकाउंट में, या सेपरेटली बन रही हो, देख रहे हो क्रेडिट में आ रहा है, क्रॉस होकर जा रहा है, देखो दिख रहा है। तो ये चीज याद रखना, इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, पहले एक साइड से शुरू करता हूँ, लाइबिलिटी से शुरू किया, पहले क्रॉस करके जहां लेके जाना है जिस भी अकाउंट में वहां लेके चलेगा। अब मैं आऊंगा एसेट पे, अब क्रॉस करके सारा कुछ डेबिट पे आएगा, देखिए जरा, लैंड, स्टॉक, डेटर, ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई। प्रत्युष चेक करते रहिए बेटा अमाउंट प्लीज। हाँ अगला क्या है, नंदा का कैपिटल, ये भी क्रॉस करके आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। कैश, ये भी क्रॉस करके आएगा, कैश अकाउंट में ये आ गया, बैलेंस बीडी 10,840, क्लियर हो गया गाइस। अब करते हैं हमारा ये वाला स्टेप खत्म, पूरी बैलेंस शीट खाली। अब क्या करेंगे, रियलाइज ऑल एसेट्स एंड पे ऑल लायबिलिटीज। देखिए जरा एक एक करके, कह रहा है द स्टॉक ऑफ द वैल्यू 41,660, स्टॉक था कितने का, 56,760 का, देख रहे हो, चेक करो भाई। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टॉक था बुक वैल्यू 56,760, ठीक है। इसमें से ये देख रहे हो, इसको मैंने क्या समझाया था, क्या क्या बोलते हैं इसको, समीक्षा, अरे बोल सर मतलब किसे क्या बोलते हैं? यार तुम भूल जाते हो।